Hello friends, I am अंकित राजेश, योर इंग्लिश टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसके कौन कौन से फॉर्म है, इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में हम कैसे करते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज़ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वस्तुतः रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह का कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, परंतु इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों रखा गया जबकि यह वाक्य में कंजक्शन का काम करता है। इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये अपने पूर्वगामी मीन्स पूर्व पद, पहले वाला पद किसी नाउन से संबंधित है। जैसा कि हु, व्हिच, डैट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं आपको ये बता दूं, हु, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ हु, व्हिच जो है एक रिलेशन कायम कर रहा है वाक्यों में, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। डैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, और डैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होगा, जिसकी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। हु, व्हिच, डैट के पहले जो नाउन या प्रोनाउन रहता है उसे एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी कहते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में क्लियर है, रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट पॉइंट्स टू एन अर्लियर नाउन गोइंग बिफोर एंड यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट। जो सर्वनाम पूर्व प्रयुक्त हुई संज्ञा को बताते हुए इसके बदले में प्रयुक्त होकर नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूहों से जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखें कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से है। फॉर एग्जाम्पल, हु, व्हिच, डैट, whom एंड whose आर रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। मेन रिलेटिव प्रोनाउन आर थ्री ओनली, हु, व्हिच एंड डैट। whom, whose ये जो है हु का केसेस फॉर्म है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। हु की चर्चा हम करें, यदि हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह है तो वहाँ इसका हिंदी में अर्थ कौन होगा। यदि यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तब वहाँ इसका हिंदी अर्थ जो, जिसने, जिन्होंने होगा। हु जो है हमारा नॉमिनेटिव केस है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम, जिनका हिंदी मीनिंग जिसे, जिनको, जिसको, जिन्हें होता है,
जेनेटिव केस में अगर हु का हम देखें तो हुज होता है। हुज जेनेटिव फॉर्म है हु का, जिसका हिंदी जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी होता है। तो मुझे आशा है कि फ्रेंड आप ये बात समझ गए होंगे कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु, व्हिच, डैट, अभी मैंने हु का चर्चा किया। हुम, हुज जो है हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और जेनेटिव फॉर्म है। अब हम हु का प्रयोग वाक्यों में करेंगे कि इसका प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वाक्य में कैसे होगा, पहले हम ये जान ले कि हु इज यूज्ड इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। यह सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में प्रयोग एक ही रूप में होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। यूज्ड इन सिंगुलर, सिंगुलर में हु का प्रयोग हम देखें। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए ब्रदर हु वर्क्स हार्ड। मेरा एक भाई है जो कठिन परिश्रम करता है। यहाँ हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दो वाक्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट है आई हैव ए ब्रदर whom I love very much। यहाँ whom दो क्लॉज या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ आई प्रोनाउन है, ब्रदर नाउन है। जैसा कि पहले डिफिनीशन में यह क्लियर किया जा चुका है कि इंसिडेंट को जोड़ता है, जो एंटीसीडेंट होता है उसको जोड़ता है। whom हमारा हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है आई हैव ए ब्रदर हुज नोज इज फ्लैट। मेरा एक भाई है जिसका नाक सपाट है। हुज यहाँ जेनेटिव फॉर्म है हु का, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम इसका प्लूरल यूज देखें। प्लूरल के रूप में देखें, एन ओल्ड मैन had 4 sons who were lazy। एक वृद्ध आदमी के 4 बेटे थे जो आलसी थे। यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले आने वाला नाउन का प्लूरल हो जाने से भी इसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। कहने का सेंस यह है कि हु जिस तरह से सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ यूज हुआ है, ठीक वैसा ही प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हुआ है। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स whom he loved very much। यहाँ whom रिलेटिव प्रोनाउन है। एक बूढ़े आदमी के 4 बेटे थे जिसे वह बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन had 4 sons whose name were राम, श्याम, हरि एंड राघव। एक बूढ़े आदमी के पास 4 बेटे थे जिसका नाम राम, श्याम, हरि और राघव था। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि चाहे वो सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, दोनों केसेज में हु, हुम या हुज का जो प्रयोग हुआ है ज्यों का त्यों हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कहने का सेंस ये है कि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो, हु का प्रयोग सेम होता है। अब हम व्हिच की चर्चा करें। फ्रेंड्स, व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। यदि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका हिंदी मीनिंग कौन से या कौन के सेंस में यूज होगा। एक
इंट्रोगेटिव वर्ड है। यदि यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है तो वहाँ इसका मीनिंग क्या होगा? जो होगा। विच इज सेम इन द नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेज। इट मीन्स विच का जो फॉर्म है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही रहता है, और पॉजिटिव केस में विच का जो फॉर्म है हुज होता है या ऑफ विच का प्रयोग बहुत कम होता है, नगण्य। यूज देखा जाए, विच इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन एक्सेप्ट ह्यूमन। किसी भी तरह के नाउन के लिए विच का प्रयोग हम करते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन, मनुष्य को छोड़कर, मानव को छोड़कर। हुज इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। विच जो है, विच का प्रयोग केवल हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स में मानव के लिए नहीं करते, मनुष्य के लिए नहीं करते, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं करते। जबकि हुज का प्रयोग ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। इस पॉइंट को याद करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना भी चाहिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो यूज करते समय। सेंटेंस में विच का प्रयोग हम करके देखें। सेंटेंस नंबर 1, दिस इज द रोड विच गोज टू स्कूल। रोड यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स है। यह वह सड़क है जो स्कूल जाती है। यहाँ विच क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, अतः विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज आर द हाउसेस विच माई फादर बिल्ड। ये वो घर हैं जिन्हें मेरे पिता ने बनवाया था। यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले आने वाला जो नाउन है वह प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन प्रोनाउन के साथ यूज किया जा सकता है। दिस इज ए हाउस हुज रूफ इज लो। हुज क्या यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। यह एक ऐसा घर है जिसकी छत नीची है, जो कि पॉजिटिव फॉर्म है विच का। ऐसा कि मैंने आपको बताया है कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों विच ही होता है, जबकि इसका पॉजिटिव केस में हुज एंड ऑफ विच होता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम जान गए कि विच का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हु का प्रयोग भी हम लोग जाने, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग जाने। अब डैट के बारे में चर्चा करें। डैट का प्रयोग क्या है, वह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होता है। डैट यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो वहाँ इसका मीनिंग वह होगा, यदि यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है तो वहाँ उसका मीनिंग जो या जिसे होगा। That is same in the form of nominative and objective cases। यह भी जो है नॉमिनेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही रहता है। यूज that may be used in instead of who and which। कहने का सेंस ये है कि जहाँ हम who which का प्रयोग करते हैं उसके बदले में हम that का प्रयोग कर सकते हैं। That is used for living things and non living things। डैट का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। आइए हम अब चर्चा करें डैट का प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डैट इज आइडल कैन नॉट बी हैप्पी। जो आदमी निष्क्रिय है वह खुश नहीं रह सकता। यहाँ डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है, इसके बदले में हम हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बुक डैट विच इज चीप इज वर्थलेस। डैट की जगह विच का प्रयोग भी हम कर सकते हैं।
जो किताब सस्ती है वो बेकार है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा किया है। यह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 है। रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 भी आप लोगों को देंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बनता है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम अपलोड करते रहेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।